हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका कोल रेडियो पर। मैं हूं भावना जोशी और आज के पॉडकास्ट का विषय है एक प्रख्यात विद्वान व प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जिन्होंने भारत को विज्ञान और तकनीक की दुनिया में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में जन्मे होमी भाभा न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे। उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। उनकी सोच, आत्मविश्वास और उनका योगदान आज भी भारत की वैज्ञानिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बचपन में नींद बहुत कम आती थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनका रुझान पुस्तकों की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ा। उनकी इस जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हुए उनके पिता ने घर पर एक निजी पुस्तकालय की स्थापना की, जहां वे नियमित रूप से ज्ञानवर्धक साहित्य का अध्ययन करते थे। भाभा को विशेष रूप से भौतिकी और गणित में गहरी रुचि थी। मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ लिया था, जो उनकी असाधारण बौद्धिक क्षमता का परिचायक है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की प्रारंभिक शिक्षा कैथेड्रल स्कूल में हुई, जिसके बाद उन्होंने जॉन कैनन स्कूल में अध्ययन किया। उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और उच्च शिक्षा हेतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। उन्होंने 1930 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1934 में भौतिकी में पीएचडी की उपाधि अर्जित की। कैम्ब्रिज में अध्ययन के दौरान उन्हें सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, पॉल डिराक और नील्स बोर जैसे विश्वविख्यात वैज्ञानिकों के साथ कार्य करने का अवसर मिला। इस अवधि में उन्होंने भाभा स्कैटरिंग नामक सिद्धांत पर शोध किया, जिसे आज भी कण भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में मान्यता प्राप्त है। सन 1939 में वे कैम्ब्रिज से कुछ दिनों की छुट्टी पर भारत आए थे। उसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से वे वापस कैम्ब्रिज नहीं जा पाए। सन 1940 में वे बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान से जुड़े। वहां सैद्धांतिक भौतिकी में उनके लिए सैद्धांतिक रीडर का अलग पद सृजित किया गया था। उन दिनों सीवी रामन उस संस्थान के निदेशक थे और वे भी उनसे काफी प्रभावित हुए। जब वे इस संस्थान में काम कर रहे थे, तब देश में ऐसा कोई संस्थान नहीं था जहां नाभिकीय भौतिकी, कॉस्मिक किरणें, उच्च ऊर्जा भौतिकी जैसे भौतिकी के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने की सुविधाएं हो। उनका विचार था कि देश को वैज्ञानिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। अतः भाभा ने मार्च 1944 में सर दोराबजी जमशेदजी टाटा ट्रस्ट को पत्र लिखकर आधुनिक सुविधाओं से युक्त अनुसंधानशाला खोलने का प्रस्ताव भेजा। अंततः सन 1945 में टाटा आधारभूत अनुसंधान संस्थान की शुरुआत हुई, एक ऐसा संस्थान जो आज भी भारत में उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र बना हुआ है। उनका स्पष्ट मत था कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को किसी भी मौजूदा सरकारी विभाग या मंत्रालय के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए। उनका सुझाव था कि प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा आयोग का एक स्वतंत्र सचिवालय हो जो पूरी तरह स्वायत्त हो और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग सहित किसी अन्य सरकारी इकाई के नियंत्रण से मुक्त रहे। कुछ ही महीनों में सरकार ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद भारतीय परमाणु अधिनियम पारित किया गया और अगस्त 1948 में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और भाभा को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने न सिर्फ इस संस्थागत ढांचे की नींव रखी, बल्कि वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी को तैयार करने का संकल्प लिया। सन 1954 जनवरी में उन्होंने ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना की। बाद में सन 1966 में इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। उनकी दूरदृष्टि ने भारत को वैश्विक विज्ञान मंच पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत का परमाणु कार्यक्रम आत्मनिर्भर हो, बिना किसी बाहरी दबाव के। उन्होंने यह भी कहा था, भारत को परमाणु शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही होना चाहिए।
उनका मानना था कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार बनना चाहिए। भाभा विज्ञान के साथ साथ कला और संस्कृति के भी प्रेमी थे। शास्त्रीय संगीत, मूर्तिकला तथा नृत्य आदि क्षेत्रों के विषयों पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। वे आधुनिक चित्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके चित्रों को खरीदकर ट्रॉम्बे स्थित संस्थान में सजाते थे। वे संगीत कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और कला के विविध पक्षों पर उतनी ही गहराई से बोलते थे जितनी सहजता से वे विज्ञान पर विचार व्यक्त करते थे। उनका यह भी मानना था कि सिर्फ विज्ञान ही देश को उन्नति के पथ पर ले जा सकता है। उनकी 3 चर्चित पुस्तकें क्वांटम थ्योरी, एलिमेंट्री फिजिकल पार्टिकल्स और कॉस्मिक रेडिएशन आज भी वैज्ञानिक समुदाय में आदरपूर्वक पढ़ी जाती है। सन 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वे सन 1941 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। 1951 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सन 1963 में अमेरिका की नेशनल अकादमी ऑफ साइंसेज के विदेशी सदस्य बने। सन 1964 में मैड्रिड की रॉयल अकादमी ऑफ साइंसेज के सदस्य बने। 1960 से 1963 तक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के अध्यक्ष बने। 1960 से 1963 तक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के अध्यक्ष बने। सन 1943 में उन्हें एडम्स पुरस्कार और सन 1948 में हॉपकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 24 जनवरी 1966 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की वैज्ञानिक सलाहकार समिति बैठक में भाग लेने वियना जाते समय आल्प्स पर्वत की मोंट ब्लॉक चोटी पर हुई विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उन्हें ले जाने वाला बोइंग विमान 707 कंचनजंगा बर्फीले तूफान में फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डॉक्टर होमी भाभा का असामयिक निधन हो गया, किंतु उनका सपना साकार हुआ जब सन 1974 में भारत ने परमाणु युक्ति का पोखरण में सफल परीक्षण करके परमाणु तकनीक की काबिलियत साबित कर दी। डॉक्टर भाभा सिर्फ सपने देखने में विश्वास नहीं रखते थे, वे उन्हें साकार करने के लिए जी जान से जुट जाते थे। उनके प्रयासों के कारण आज भारत परमाणु तकनीक से सुसंपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में गिना जाता है। उनका मानवीय व्यवहार, उदार दृष्टिकोण और वैज्ञानिक सोच उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बनाते हैं। राष्ट्र उनके योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा। जैसा उन्होंने कहा था, मैं विज्ञान को भारत की सेवा में लगाना चाहता हूँ, और उन्होंने यह सपना साकार कर दिखाया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, सपनों को आकार देने का पहला कदम है उन्हें दिल से सुनना। मैं हूँ भावना जोशी और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।